हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर सिखाए पढ़ाए, जिसमें से जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने सीखा था सामाजिक संस्थाओं के बारे में। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज नियोजन एंड जन कल्याण। जन कल्याण मतलब वेलफेयर, नियोजन मतलब प्लानिंग, प्लान करके किस तरीके से जन कल्याण किया जाता है उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। वेलफेयर कॉन्सेप्ट क्या है, तो लेट्स बिगिन विद मी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जन कल्याण से आप क्या समझते हैं? ध्यान रखिए प्लीज, जन कल्याण से आप क्या समझते हैं? आखिर जन कल्याण से क्या समझा जाएगा? आप अपने दिमाग में खुद सोचने का प्रयास कीजिए। कल्याण की भावना है। अगर आज अपने आप सराउंडिंग्स में भी देखेंगे तो गवर्नमेंट बहुत सारे जन कल्याण के कार्यक्रम चलाती है। कौन से? पीडीएस सिस्टम देख लीजिए, राशन व्यवस्था देख लीजिए, क्या है? जन कल्याण। आयुष्मान भारत योजना क्या है? जन कल्याण। कोरोना के समय में प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल योजना चलाई थी, अन्न कल्याण योजना, क्या था? जन कल्याण। इसी प्रकार शिक्षा के लिए अलग स्कीम चल रही हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए अलग अलग स्कीमें चल रही हैं। ये क्या है? ताकि बिलो पॉवर्टी लाइन से जो भी नीचे है उसको हमें अबव कंडीशन में लाना है, उनकी स्थिति में सुधार करना है, उन्हें विकास के सारे लक्ष्य प्रोवाइड करने हैं। तो अब देखते हैं क्या है लिखा है। गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति जीवन यापन करते हुए अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। बच्चे, बूढ़े, विकलांग, एससी, एसटी आदि के लिए कल्याण योजनाओं को चलाया जाता है। वही चीज मैं जो आपको बता रहा हूं, विकलांगों के लिए क्या चल रहा है इस समय? दिव्यांग भाई बहनों के लिए मैं आपको अगर करंट का इश्यू बताऊं तो दिव्यांग एक्ट 2016 भी लागू किया गया, जिसमें दिव्यांगों के लिए आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया गया और उन इंस्टीट्यूशंस को भी प्रधानता दी जा रही है टैक्सेस एक्सेस के मामले में, जो कि इनको नियोजित भी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा वो क्या है। विकलांगों की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप एससी की बात करें, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जातियों की बात करें तो इनको भी हम लोग क्या करते हैं? रिजर्वेशन के माध्यम से प्रमोट करते हैं एजुकेशन में, रोजगार में, आपको मालूम है। उसी प्रकार ये जनजातियां हैं, इनके लिए भी अलग कॉन्सेप्ट चलता है। बल्कि इवन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ लाइंस का भी कॉन्सेप्ट किया गया है। कौन सी परमिटेड लाइंस है जहां पर आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये सरकार डिसाइड करती है। वहां पे इनर लाइंस परमिट का भी सिस्टम है, क्योंकि वो जनजातीय बहुल इलाके हैं। कल्याण योजनाओं को चलाया जाता है, जैसे इंदिरा गांधी कल्याण योजना चल रही थी, आपको मालूम होगा। प्रधानमंत्री जी के बारे में अभी मैंने बहुत सी कल्याण योजनाओं के बारे में आपको बताया। जैसे आप जनजातियों की बात करें तो एकलव्य मॉडल स्कूल्स चल रहे हैं जनजातीय विद्यार्थियों के लिए, पता है आपको। लिखा है इन्हीं को जन कल्याण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस नियोजन द्वारा, नियोजन मतलब आपको मालूम है हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, और नियोजन के माध्यम से ही हम पूरा सेटअप तैयार करते हैं कि क्या क्या हमको करना है, क्या क्या नहीं करना है। नियोजन तो होएगा, बिना नियोजन के तो हम कर ही नहीं सकते। इस नियोजन द्वारा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। आपको याद होना चाहिए भारत सरकार जो थी, भारत सरकार जो है विकलांगों के लिए एक सुगम्य भारत अभियान लेकर के आई थी। सुगम्य भारत अभियान के द्वारा जो आपके दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज की गई हैं। ना केवल रेलवे स्टेशन, हर जगह स्पेशल फैसिलिटीज की जा रही हैं ताकि उनको कहीं भी आने जाने में दिक्कत ना हो। पब्लिक ऑफिसेज में भी रेलिंग्स पॉइंट बनाए गए हैं जिस पर वो आसानी से आ जा सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को शोषित होने से बचाने का प्रयत्न किया जाता है, उनके जीवन स्तर को सुधारने का भी प्रयास किया जाता है। बचाने के लिए आपको मालूम है बहुत सारे लॉस भी पारित किए गए हैं। एससी एसटी एक्ट भी अब आया है 1989 का, जिसको लगभग यही 2017-18 में पुनः क्या कहते हैं रिवाइज किया गया। उसके प्रोविजंस को और कठिन बनाया गया। इवन जमानत का भी प्रावधान नहीं किया गया। यदि कोई भी इस तरीके से कोई इनके साथ गलत काम करता है तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है इनको अच्छे से। तो आपको समझ में आ गया होगा जन कल्याण क्या है। कल्याण तभी, समाज तभी प्रॉस्परस हो सकता है जब समाज के सभी वर्ग उन्नति करे। अगर कोई वर्ग पीछे छूट गया है तो यह हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस वर्ग का हम हाथ पकड़कर उसे अपने समकक्ष लाने का भरपूर प्रयास करें।
उसी प्रकार नेक्स्ट लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में जन कल्याण को कहां और किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? भारतीय संविधान में जन कल्याण को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर सिस्टम 1950 के बाद ही जो हमने अपना आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी की व्यवस्था थी, जिसमें समाजवादी मॉडल को भी हमने प्रधानता दी थी, पूंजीवादी मॉडल को भी प्रधानता दी थी। जो आपका समाजवादी मॉडल है उसका नेतृत्व उस समय कर रहा था यूएसएसआर, जिसको आज आप रशिया के रूप में जान रहे हैं। समाजवादी मॉडल कहता है सभी समाज में सभी की उन्नति हो, सभी को समाज में विकास के समान अवसर प्रदान हो, तो वो समाजवादी मॉडल है। और लोक कल्याणकारी तत्व जो है वहीं से निकल के आ जाता है। ध्यान रखिएगा, केवल हमने मार्केट को प्रेफरेंस नहीं दी है कि प्राइवेट सेक्टर ही सब कुछ करे। सरकार हमेशा आगे रहती है और सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक कंट्रोल करने का प्रयास करती है यदि वो केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करेगा। ध्यान रखिए, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर भी हमने एक कॉन्सेप्ट लागू किया है, दैट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें सरकार ने कुछ सर्टेन लिमिट तय की है जिसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर अपनी टोटल आय का जो है 2% जो है वो समाज के भले के लिए खर्चा करेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीविका के साधन, आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 16 जो है अवसरों की समानता की बात करता है, संविधान का अनुच्छेद उसी में आ जाता है, जीविका के साधन भी आ जाते हैं, अवसर की समानता। बच्चों नवयुवकों की शोषण से रक्षा की सुविधा, आप आर्टिकल 39 देखेंगे तो उसमें आपको प्रोविजन मिलेगा 39F। उसी प्रकार आपको 24 जो है आर्टिकल, वो भी ये चीज कहता है कि बच्चों को बेगारी नहीं कराई जाएगी, उन्हें ऐसे कामों में नियोजित नहीं किया जाएगा। बेरोजगार के बारे में खासकर DPSPs आपको पढ़े हो आपने, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं जो बेरोजगारों के लिए भी व्यवस्था करते हैं। खासकर काम पाने का अधिकार भी दिया गया आर्टिकल 42 में। बूढ़े अशक्त अपंग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, इसीलिए गवर्नमेंट जो है इनको पेंशन भी प्रदान करती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना। स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए पोषक आहार, हम ये इसको भी प्रमोट कर रहे हैं। आप में मालूम होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जो है वो स्कीम्स चल रही हैं ताकि महिलाओं के पोषण को जो है, स्वास्थ्य को जो है प्राथमिकता दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित प्रसव की बात करता है। मातृत्व सुरक्षित अभियान, वो भी इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की बात करते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है? महिलाओं के स्वास्थ्य को उन्नत किया जाए। फिर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए SHG मॉडल, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, SHG मॉडल को प्रमोट किया जा रहा है। उसी प्रकार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। जनता के जीवन स्तर में सुधार, जनता के जीवन स्तर में कैसे सुधार आएगा? तो जनता के जीवन स्तर में तभी सुधार आ पाएगा जब उसको स्किलफुल बनाया जाएगा। जो आपकी जनसंख्या है, खासकर डेमोग्राफी है, ये यदि स्किलफुल होगी, यदि इसको स्किल मिल जाएगी तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और देश के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट मिशन को भी चालू किया गया, उपलब्ध कराना। जीवन स्तर में सुधार, नशाखोरी का उन्मूलन, तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ साइकोट्रॉपिक एक्ट भी लागू किया गया है, जिसके द्वारा मादक पदार्थों को जो है हम लोग बैन कर देते हैं, उसके प्रतिबंध, उसको भी हम लोग हतोत्साहित करते हैं। ग्राम पंचायतों की स्थापना, आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात करता है संविधान का। उसके बाद भी हमने 73rd अमेंडमेंट को लागू किया जो कि ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और पंचायतों का जो त्रिस्तरीय लेवल है, सबसे लोअर स्तर पर ग्राम पंचायत वर्क करती है, मिडिल स्तर पर आपकी मध्यवर्ती पंचायत समितियां होती हैं, उसके बाद जिला परिषद का कॉन्सेप्ट आया। इसीलिए बलवंत राय मेहता की कमेटी की रिकमेंडेशन पर हमने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की। 73वां अमेंडमेंट, 11वीं अनुसूची हमने जोड़ दी। उसमें कितने विषय रखे गए? 29 विषय रखे गए। संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया इसीलिए। एवं न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आपको ध्यान होना चाहिए,
मॉन्टेस्क्यू ने विशेष रूप से सिद्धांत दिया था कि इनको अलग करना चाहिए। इस प्रोसेस को हमने भी अपनाया है। खासकर आप पढ़िएगा तो अनुच्छेद 50 को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगी ये चीजें। फिर लिखा है ये सब कार्य संवैधानिक रूप से हमारे देश में कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार द्वारा उक्त सभी सुविधाओं को प्रदान करने से समाज में शोषित और आर्थिक स्तर पर विकास संभव होगा और गांधी जी के सपनों के राम राज्य, गांधी जी के सपनों का राम राज्य कैसा था? राम राज्य कोई राम का राज्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें एक तालाब में शेर भी साथ में पानी पिए और बकरी भी साथ में पानी पिए और बकरी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये था राम राज्य का कॉन्सेप्ट, जिसमें कोई जो बलवान है जैसे शेर और बकरी, तो बलवान जो है वो निर्बल का शोषण ना कर सके। ये था राम राज्य, जिसको आज हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक की थ्योरी के रूप में, दैट इज गुड गवर्नेंस। जिसको आप गुड गवर्नेंस के रूप में जानते हैं, वही हमारे यहां क्या था? राम राज्य। लिखा है लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? सोदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे, दैट इज डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो विशेष रूप से अगर ध्यान देंगे तो 36 से लेकर 51 तक आते हैं ये, वे सब लोक कल्याणकारी राज्य के लिए हैं। यहां पर असल में क्या बात है कि जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, ये सरकार के ऊपर एक मॉरल प्रेशर का काम करते हैं। ये न्याय के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा इसको लागू नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य को तभी लागू किया जा सकता है जब सरकार के पास संसाधन मौजूद हो। यदि सरकार के पास संसाधन मौजूद होंगे तो ऑटोमेटिक इन सिद्धांतों को लागू करना सरकार की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि जनता के प्रति वो अकाउंटेबल होती है गवर्नमेंट। नहीं तो 5 साल के बाद आपके हाथ में यह पावर होती है कि आप सरकार को बदल सकते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक स्त्री पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन, आर्टिकल जो आपका 39D है, यह क्या कहता है कि जो महिला है और पुरुष है, उन दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा है इसी में। सामूहिक हित में समाज की संपत्ति के स्वामित्व एवं नियंत्रण का वितरण। यदि कोई सामूहिक हित है, अगर कहीं रेलवे बनानी है और किसी की जमीन अगर आगे आ जाती है, तो यह सामूहिक हित की बात है। और हमारे यहां सामूहिक हित को तवज्जो दी जाती है पहले, ना कि व्यक्तिगत हित को। यदि वहां कोई रेलवे बनानी है और वहां किसी की जमीन आ रही है, तो सरकार कानून के माध्यम से उसको कंपनसेशन देगी व्यक्ति को और उसकी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। क्यों? क्योंकि यह सामूहिक हित के लिए जरूरी है। नवयुवकों की शोषण से होने वाले नैतिक और भौतिक पतन से रक्षा करना। यहां पर मादक पदार्थों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। और 47 जो है आपका आर्टिकल, वो ये चीज कहता है कि जो मादक पदार्थ हैं उनका चिकित्सकीय रूप में तो उपयोग किया जाएगा, अन्यथा उसको हतोत्साहित किया जाएगा। बुढ़ापा, बीमारी व किसी कारण से जीविकोपार्जन ना कर सकने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना, यह भी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में वर्णित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जन स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास, खासकर 40 तो आप जान रहे होंगे, 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। यहां पे कुटीर उद्योगों की बात की जाती है। आप देखेंगे तो 43(1)A जो है वो इससे रिलेटेड है। 14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 45 या 46 में है। प्लीज इसको देख लीजिएगा, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। अनुसूचित जाति जनजाति की शोषण से रक्षा करना, नशाखोरी पर प्रतिबंध, ग्राम पंचायतों की स्थापना, अस्वास्थ्यकर पेय व खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध। ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, आर्टिकल 50 ये कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जाएगा। यह थ्योरी भी मॉन्टेस्क्यू के विचार से प्रभावित है।
तो ये सब की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और इनके द्वारा जो है वो आपका लोक कल्याण जो है वो सुनिश्चित होता है। अगर इसमें आप देखेंगे तो स्वास्थ्य की बात भी हो जाएगी, बच्चे की एजुकेशन विशेष रूप से जो नीति निर्देशक तत्वों में की गई थी वो 0 से 6 वर्ष के वालों के लिए की गई थी। ये जो चीजें हैं ये आपको लोक कल्याणकारी राज्य को प्राप्त करने में मदद करती हैं। विश्व में जन कल्याण का सूत्रपात कहां से हुआ? तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए कि विश्व में जो जन कल्याण का सूत्रपात हुआ था वो कहां से हुआ था? वो विशेष रूप से इंग्लैंड से हुआ था। और इंग्लैंड में असल में अगर आप सोशियोलॉजी आपने हल्की सी भी पढ़ी हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वेलफेयर की डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। वो सबसे पहले वेलफेयर की जो डेफिनेशन जो दी गई थी, डेफिनेशन दी थी, किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा यह सबसे पहले डेफिनेशन दी गई थी। इंग्लैंड में जन कल्याण योजना की सफलता के कारण भारत में भी जन कल्याण योजना आरंभ की गई। इस योजना को सफल बनाने के लिए भारत में मानव के मूल अधिकारों की सुरक्षा, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आ जाते हैं, मूल अधिकार आपके अनिवार्य माना गया। इस योजना के द्वारा भारत में भी सभी को समान अधिकार, समान अधिकार मतलब आर्टिकल 14 और समान अवसर आर्टिकल 16 प्रदान करने की व्यवस्था है, जिसके द्वारा राष्ट्र के विकास में जन सहयोग प्राप्त होगा। तो इसके ऊपर प्लीज ध्यान दीजिएगा। अल्फ्रेड मार्शल जो थे इंग्लैंड के थे, विशेषकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे ये, तो वहां के थे अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया जन कल्याण का। आप इसमें ले सकते हैं। इन्हीं को जो है हम लोग उसके रूप में भी जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है अल्फ्रेड मार्शल, इसी को हम लोग कहते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक, जिसमें वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लीज, लिखा है पंडित नेहरू। आदरणीय पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लोक कल्याणकारी राज्य को किस रूप में अभिव्यक्त किया है, व्याख्या करें। इस व्याख्या से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री जी, इनके द्वारा समाजवादी मॉडल की बहुत प्रशंसा की गई है। इसीलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया है। समाजवादी मॉडल क्या? समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सभी को समाज में समान अवसर प्रदान होने चाहिए। विशेष रूप से ब्रिटिश काल में ये स्वयं जो है सोशलिस्ट, बहुत से रशिया के नेतृत्व में उस समय सोशलिस्टिक कन्वेंशंस हुए थे जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। क्या है देखते हैं। पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को पश्चिमी पूंजीवाद की देन बताया है। उन्होंने लिखा है, पश्चिम में जब कुछ धन पूंजीपतियों के नियंत्रण में आ गया तब उनके प्रति श्रमिकों के विद्रोह को दबाने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई। उन्होंने इसका मुख्य आधार दया या दान को ना मानकर मानव अधिकार को माना, अर्थात किसी वर्ग विशेष को कुछ लाभ देना लोक कल्याण का आधार नहीं है, अपितु मानव जाति को उसके संपूर्ण अधिकार देना, चाहे वे किसी भी जाति का हो, वही लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य आधार है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को पंडित नेहरू ने बताया। पूंजीवाद वही बताया, उस समय अमेरिका के नेतृत्व में कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाया गया था और रशिया के नेतृत्व में समाजवादी मॉडल को अपनाया गया था। तो पंडित नेहरू जो है उन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल को भी अपनाया और सोशलिस्टिक मॉडल को अपना करके मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया था, जिसको लोक कल्याणकारी राज्य में तब्दील किया गया। किस प्रकार से? तो ये जो संकल्पना थी पूंजीवाद की देन बताई गई। खासकर ध्यान रखिएगा वामपंथ का उदय कहां से हुआ, तो वो भी इंग्लैंड से हुआ था। क्यों वामपंथ इसको बोलते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में जो कैपिटलिस्ट जहां बैठते थे वो राइट साइड बैठते थे और जो वामपंथी थे वो लेफ्ट साइड बैठते थे, और यही वामपंथी आगे चलकर जितने भी हैं सारे कॉन्सेप्ट को विश्व में फैलाते हैं। जो मार्क्सिज्म बन जाता है, कोई माओइज्म बन जाता है, ये सब वहीं से निकला था, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से।
तो लिखा है कि पूंजीवाद का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट टेकिंग करना। तो प्रॉफिट टेकिंग करते थे, लेकिन किसके बेस पर ये प्रॉफिट टेकिंग करते थे? श्रमिकों के बेस पर प्रॉफिट टेकिंग करते थे। श्रमिक ही तो वो था जिसका खून चूस करके पूंजीपति जो है अपनी झोलियों को भरता था। यही चीज तो आपको आज भी पुरानी मूवीज में दिखाई जाती है। तो श्रमिकों के विद्रोह को दबाने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई, और इसको केवल ऐसा नहीं है कि उनको कुछ अधिकार दिए गए, इसको एक ह्यूमन राइट का पार्ट माना गया। और ह्यूमन राइट का पार्ट मानने के कारण ही इसको लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना हमने दी है। और फिर यह है कि जब ह्यूमन राइट का पार्ट मान लेते हैं तो फिर वहां पर कोई जाति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और वैसे भी कैपिटलिस्ट मॉडल जो अमेरिका है, ये सब हैं, ये एक कल्चर को फॉलो करते हैं। तो यहां पर इस तरीके का, जिस प्रकार से हमारा समाज इस प्रकार से बटा हुआ है, इनका समाज इस प्रकार से तो नहीं बटा हुआ है। लिखा है जन कल्याण और मानवाधिकार में क्या अंतर है? मानवाधिकार, ह्यूमन राइट एक यूनिवर्सल नेचर का कॉन्सेप्ट है। जन कल्याण के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। सरकार कुछ समय के लिए जन कल्याण को प्रमोट कर सकती है ताकि मुख्य धारा से जो वर्ग पीछे छूट गया है उसको भी समता के स्तर पर बराबर लाया जा सके। जैसे मैं अगर बात करूं आपसे, जो गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी व्यवस्था थी, आज क्या है, उसको धीरे धीरे डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट क्यों? क्योंकि जो संपन्नशाली वर्ग था वो भी सब्सिडी ले रहा था। तो लेकिन जिसकी क्षमता है वाकई सिलेंडर खरीदने की तो वो ले सकता है, लेकिन जबरदस्ती अगर सब्सिडी लेगा तो इससे सरकार के आर्थिक संसाधनों पर बोझ पड़ता है। सरकार ने सब्सिडी को कम से कम करके क्या एक योजना लेकर के आई, जिसमें आपकी महिलाओं को जो है वो निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। आपको योजना का वो नाम याद होना चाहिए, जिसमें सिलेंडर जो है वो गवर्नमेंट जो है पहली बार फ्री में देती है। तो मानवाधिकार एक बहुत बड़ा बिगेस्ट कॉन्सेप्ट है। जन कल्याण उतना बिगेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। जन कल्याण में कभी कभी आर्थिक पक्ष में क्रियान्वयन से जनता में दूसरों पर आश्रित होने की भावना को बल मिलता है। जैसे बीपीएल वर्ग हो गया तो क्या है, दूसरे पर आश्रित है कि नहीं है? अधिकांश आपका टैक्स धारक कौन है? मध्यवर्ती वर्ग। और मध्यवर्ती वर्ग जो टैक्स देता है वो टैक्स से ही सरकार कहीं ना कहीं वेलफेयर की स्कीम लाती है और स्कीम्स को लागू करती है, जिसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है? जो समाज का निम्न तबका है उसको जो है मुख्य धारा में ऊपर लाया जा सके। व्यक्ति राष्ट्र पर अकमन्य बोझ बन सकता है। जन कल्याण के अंतर्गत कुछ वर्ग विशेष को ही लाभ दिए जाते हैं, सबको लाभ नहीं दिए जा सकते। सब्सिडी सिस्टम जो है सबको तो नहीं दी जा सकती है। लिखा है मानवाधिकार से समस्त वर्ग और जाति के व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनका नैतिक पक्ष सुदृढ़ होता है। आज यदि आपके अफगानिस्तान में हिंदुओं पर तालिबान अटैक कर रहा है तो हमने अपने द्वार खोल दिए हैं उनके लिए। ये क्या है? ये मानवाधिकार है। एक मानव होने के नाते उनका अधिकार है कि वो भी सुरक्षित रूप से जिएं, और एक संपन्नशाली लोकतंत्र के रूप में जो भारत स्थापित है वो उसका नेचुरल राइट हो जाता है कि उनको प्रोटेक्शन वो दे। हम कह सकते हैं जन कल्याण योजनाओं की अपेक्षा मानवाधिकारों द्वारा जनता के नैतिक पक्ष को अधिक सुदृढ़ किया जाता है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जब ISIS का वहां पर अटैक हो रहा था, खासकर सीरिया वीरिया में, तो वहां से माइग्रेशन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की ओर काफी बढ़ गया था। तो यूरोपियन कंट्रीज ने अपने दरवाजे बॉर्डर को सील कर दिया था। लेकिन एक हृदय विदारक घटना, जिसमें एक वो लगभग 10 साल का मासूम बच्चा, वो उसकी डेथ हो जाती है जब वो जाता है तो मेडिटेरेनियन सी जो भूमध्य सागर होता है उसी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लहरें उसको किनारे तट की ओर फेंक देती हैं, और उसी बच्चे की वायरल तस्वीर के कारण यूरोप इतना अपने आप में गिल्टी फील करता है कि यूरोप ने अपने सारे बॉर्डर खोल दिए थे, और माइग्रेशन वाले जितने भी व्यक्ति थे सबका उन्होंने स्वागत किया था, अधिकांश का। तो वो क्या है? वो नैतिक पक्ष को बता रहा था। ये मॉरलिटी है, ह्यूमन होने के नाते हमारी मॉरलिटी है कि अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का संकट आया है दूसरे के ऊपर, तो हमारी मॉरलिटी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। पूंजीवादी, आपको भी ध्यान होना चाहिए कि पूंजीवाद किस पर बल देता है?
पूंजीवाद जो होता है वो व्यक्तिवाद पर बल देता है। वो व्यक्ति को देखता है, व्यक्ति की आर्थिक कैपेसिटी को देखता है। यदि व्यक्ति के अंदर खरीदने की पावर है तो वो उसको प्रायोरिटी देता है। लेकिन समाजवादी में क्या होता है कि सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। रशियन मॉडल जो है वो सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है, वो समाजवादी मॉडल की तरफ बढ़ता है। इसी से एक चरण और आगे हो जाता है साम्यवादी। लेकिन हम साम्यवाद की बात नहीं कर रहे, हम बेसिकली समाजवादी व्यवस्था और समाजवादी राष्ट्र और पूंजीवादी राष्ट्रों की बात कर रहे हैं। जो हमारा योजना आयोग का कॉन्सेप्ट आया था, जो आपने योजना आयोग का कॉन्सेप्ट आया था, वो क्या था? वो समाजवादी राष्ट्रों से ही प्रेरित था, खासकर यूएसएसआर से प्रेरित था। जब 1930 में, आपको याद होनी चाहिए, जब वर्ल्ड में सबसे बड़ी मंदी छा गई थी, इकोनॉमिक रिसेक्शन छा गया था, तो विश्व में केवल एक देश बाकी रह गया था जिसने प्रॉस्पेरिटी को दिखाया था, और वो दूसरा राष्ट्र और कोई नहीं बल्कि यूएसएसआर था, जो कि समाजवादी मॉडल को अपनाता था। आपको एक सबसे मजे की बात बताऊं कि कोरोना काल जो इस समय चल रहा है उसमें भी आपका जो ये मॉडल है खासकर पूंजीवाद का, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है, और यूरोपियन राष्ट्रों में भी समाजवादी मॉडल को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। वहां पे हॉस्पिटल्स का नेशनलाइजेशन किया जा रहा है, राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है हॉस्पिटल्स का, और उन्होंने देख लिया कि पूंजीवादी मॉडल ही श्रेष्ठ नहीं है, समाजवादी मॉडल भी श्रेष्ठ है। कोरोना काल ने इस चीज को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा था? केवल और केवल प्रॉफिट टेकिंग। इसीलिए समाजवादी मॉडल को भी आज बढ़ावा दिया जा रहा है। पूंजीवादी राष्ट्रों में वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के कारण धन कुछ पूंजीपतियों के नियंत्रण में आ गया, लेकिन पूंजीवाद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्तिवाद को प्रमोट करता है, और व्यक्ति जो है तरक्की करना चाहता है, और तरक्की जो है वो दूसरे के ही बल पर हो सकती है। अगर व्यक्तिवाद को यहां पर बढ़ावा नहीं देंगे तो वैज्ञानिकता जो है अपने आप कमजोर हो जाएगी। वैज्ञानिकता अपने आप कमजोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर यह बात आ जाएगी कि अगर मैं ही केवल इस तरीके के काम करूंगा तो इसका लाभ पूरा समाज ले लेगा, जिसका मूल्य भी मुझे नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए सरकार जो है पूंजीवाद को भी बढ़ावा देती है, ताकि व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिले, व्यक्ति खुद की खोजों पर ज्यादा निर्भर रहे, जिसका अल्टीमेटली समाज को भी लाभ मिलेगा और व्यक्ति को भी उसका पूरा भुगतान मिलेगा। अतः श्रमिक वर्ग में विद्रोह ना उठ सके, इस कारण जन कल्याण की कुछ योजनाओं को स्वीकारा गया, जो वास्तविक सुधार या अधिकार प्रदान करने वाली योजनाएं नहीं थी, परंतु समाजवादी देशों में जनता के कल्याण के लिए मानवाधिकार को महत्व दिया गया। काम पाने का अधिकार नीति निदेशक तत्वों में शामिल है, और काम पाने का अधिकार आपको है, आप गवर्नमेंट से काम मांग सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को लाना पड़ा आपका मनरेगा, जिसमें यह प्रावधान है क्या? काम पाने का अधिकार। हर व्यक्ति जो है एडल्ट, उसको 100 डेज का मिनिमम रोजगार तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां बेरोजगारी जो मानी गई है, यदि व्यक्ति 100 दिन से कम रोजगार करता है तो उसको एक प्रकार से बेरोजगार की श्रेणी में मानते हैं, और 100 दिन से ऊपर जो करता है उसको बेरोजगार नहीं माना जाता। इसीलिए मनरेगा में जो मिनिमम डेज डिसाइड किए गए दैट इज 100 डेज, और 100 से ज्यादा कर सकते हैं, ये 100 से कम नहीं करेगी गवर्नमेंट। मानवाधिकार को मान दिया गया, जो पूंजीवादी राष्ट्रों की तरह जनता को कुछ लाभ प्रदान करने वाला ना होगा, जनता में नैतिक बल को स्थापित करने वाला था। समाजवादी मॉडल में यही काम किया गया, गवर्नमेंट का ही वहां हस्तक्षेप रहता है। विशेष रूप से आपको भारत के मॉडल के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, खासकर 1950 के बाद हमारा जो अधिकतर मॉडल रहा वो समाजवादी ही मॉडल रहा, और सरकार का हर जगह नियंत्रण देखा गया। जितने आपके CPSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, हर जगह गवर्नमेंट का ही नियंत्रण देखा गया था। इसीलिए 1980 तक आते आते आप जान रहे सरकार कैसे वर्क करती है, ड्यू टू करप्शन चार्जेस, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, ये सब जो हो रही थी, उसी के कारण 1980 में रोल बैक ऑफ स्टेट की मांग की गई, और 90 में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। देखिए, महिला व बाल कल्याण केंद्र कब स्थापित किए गए, इनके मुख्य कार्य कौन से हैं?
तो महिला और बाल कल्याण केंद्र का क्या होगा, नाम ही से संबंधित है, कल्याण से ही संबंधित होंगे, कल्याण ही करेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत तक स्थापित होने आरंभ हो गए। मुख्य कार्य क्या है, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आज जो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल 21 जो कि ये आपके जीवन के अधिकार से संबंधित है, उसी में ही 86वां अमेंडमेंट 86वां संशोधन किया गया। 86वां संशोधन करके हमने एक प्रोविजन किया कि गवर्नमेंट का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाए। बच्चों को शोषण से बचाना, सामाजिक बीमा योजनाएं, गर्भिणी और दूध पिलाने वाली माताओं को विशेष भोजन की व्यवस्था करना, जननी सुरक्षा योजना में ऐसे प्रावधान हैं। और भी सरकार की स्कीम्स हैं, मातृत्व सहयोग योजना जिसके तहत जो माताएं हैं उनको पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। खासकर आपको याद होना चाहिए जो वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए भी प्रोविजंस किए गए हैं और उनकी प्रेगनेंसी के दौरान भी उनके डेज को बढ़ा दिया गया है। खासकर 6 महीने तक की लीव की प्रावधान रखे गए हैं। निःशुल्क चिकित्सा सहायता की बात हो रही है, छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं, स्कूल्स में भी दी जाती है, कॉलेजेस में भी दी जाती है, आम है। इन कल्याण योजनाओं द्वारा बच्चों को नैतिक और भौतिक पतन से बचाने का प्रयत्न किया गया। महिलाओं की स्थिति को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए खासकर NRLM को देखिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है, SHG मॉडल को प्रमोट कर रहा है। महिलाएं छोटे छोटे काम करें और SHG मॉडल के द्वारा उनको प्रमोट किया जा रहा है। ODOP परियोजना क्या है, यूपी गवर्नमेंट की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कौन उसमें वर्क करेगा, महिलाएं भी वर्क करेंगी ताकि उनका आर्थिक स्वावलंबन बढ़े। अत्यंत सफल रही हैं, बिल्कुल सफल रही हैं। लिखा है गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने के लिए जन कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा है। तो गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स चल रही हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं चल रही हैं। उसके बाद MSME सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, कैसे स्किल डेवलपमेंट होगी और इनको रोजगार में लाया जाएगा। जन कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार शैक्षिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। पहली बात तो निःशुल्क शिक्षा की देखिए बात भी की गई, स्वरोजगार योजनाएं चल रही है, मैंने आपको 1-2 योजनाओं के नाम बताए। कुटीर उद्योगों को प्रमोट किया जा रहा है, खासकर MSME सेक्टर। और ये जो SHG मॉडल है इसमें भी कुटीर उद्योग आते हैं, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे उद्योग। गवर्नमेंट क्या कर रही है, E-NAM को प्रमोट कर रही है, एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ताकि किसानों को बिचौलियों के बाजार से बचाया जा सके, किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के माध्यम से किसान और आपका व्यापारी उसको डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है। असमर्थ व्यक्तियों को सहायता बात की जा रही है। असमर्थ व्यक्ति वही पेंशन योजना की आप बात कर सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांगों जो भाई बहन हैं, दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको पेंशन योजना, विकलांग SC STO को आरक्षण प्रदान करना। आपको मालूम है आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है जो कि आरक्षण से कहीं ना कहीं संबंधित है, 16 तो विशेष रूप से संबंधित है सेवाओं में आरक्षण से। गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के क्षेत्र में सरकार को काफी मदद मिली है, बिल्कुल मदद मिली है। खासकर कोरोना काल को अगर हम छोड़ दें तो उससे पहले एक आपकी आंकड़ा है जिसमें गवर्नमेंट ने जो है लगभग 27 करोड़ लोगों को गरीबी के चंगुल से बाहर निकाल लिया था। UNDP का आंकड़ा है ये। उसी प्रकार हम आगे देखें जरा, जन कल्याण कार्यक्रम में प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रशासन ही वह अस्त्र है, वही शस्त्र है जो कि ये सब कानूनों को लागू कर सकता है, एक बेहतर मशीनरी प्रोवाइड करता है। जन कल्याण कार्यक्रम में जनता व प्रशासन में समन्वय होना आवश्यक है। बिल्कुल बात है, जनता को अपने अधिकार कैसे पता चलेंगे, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन उनको बताएगा, क्यों, क्योंकि भाई सरकार तो नीति लागू कर देती है दिल्ली से, अल्टीमेट फॉलोअर कौन होता है, कौन लाभान्वित होने वाला होगा, जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी नीतियों को लागू करता है। कृषि, पशुपालन, सिंचाई, विद्युत,
प्रारंभिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, संस्कृति, सहकारिता विभाग जो भी कार्यक्रम बनाए उनमें प्रशासन को सामाजिक व्यक्तियों से परस्पर विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। इसीलिए आज गवर्नमेंट जो है कोई भी नीति को लागू करने से पहले आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से फीडबैक भी प्राप्त करती है, और जब उसको नीति बनानी भी होती है तो भी वो आपसे इस प्रकार के सुझावों को मांगती है। प्रधानमंत्री जी तो मन की बात में भी आप कहते हैं कि आप मन की बात प्रोग्राम में उनको डायरेक्ट लेटर लिख सकते हैं, जो उनके पास लोग लिखते भी हैं और बहुत से सुझावों को मानते भी हैं, और इस चीज को बाकायदा मन की बात कार्यक्रम में दिखाया भी गया है। क्या लिखा हुआ है? भारत एक क्या है? भारत एक विकासशील देश है। हम विकसित देश में अभी नहीं आए हैं, भारत एक विकासशील देश है। ध्यान रखिएगा, विकासशील देश है। भारत में जन कल्याण योजनाओं की सफलता नहीं, जन कल्याण का व्यापक रूप देशों में देखने को मिलता है, खासकर समाजवादी देशों में देखने को मिलता है। भारत में जन कल्याण योजना की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपको मालूम है क्या? समाज व्यवस्था। जन कल्याण कार्यक्रम हेतु, एक मिनट, भारत में जन कल्याण भारत में जन कल्याण योजना की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक सीमा। जब पैसा होगा तभी तो जन कल्याण होगा, तो आर्थिक सीमा होना चाहिए। यहां पे प्लीज लिख लीजिएगा समाजवादी। भारत क्या है? एक विकासशील देश है। लिखा है जन कल्याण कार्यक्रम हेतु किसकी सहयोग के बौद्धिक व सक्रिय सहयोग की अपेक्षा करते हैं। कोई भी कार्यक्रम बिना जनता की भागीदारी के सफल नहीं हो सकता है। जन कल्याण कार्यक्रम व्यवस्था की मूल पहचान है, ऑब्वियस सी बात है, जनतांत्रिक होगी। विश्व विख्यात विचारक ने सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य की ओर संसार का ध्यान आकृष्ट किया था। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था जन कल्याण का, मैंने आपको बताया भी था उनका नाम। और इसके बाद देखिए लॉस्की को आपको याद करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने लॉस्की की बहुत प्रशंसा की है। लॉस्की को महात्मा गांधी ने भी पढ़ा हुआ है, लॉस्की के विचारों से वो बहुत प्रभावित थे। ने जन कल्याण को सामाजिक विकास प्रणाली को वैज्ञानिक व्याख्या से स्पष्ट किया। कार्ल मार्क्स जो है उसने इसको वैज्ञानिकता के आधार पर प्रमाणित किया था। मार्क्स की साइंटिफिक थ्योरी भी है। मार्क्स जर्मनी के विद्वान थे। ध्यान रखिएगा, मार्क्स जो थे जर्मनी के विद्वान थे, और मार्क्स ने ही इस तरीके की बात की थी, और मार्क्स ने ही इस विषय पे अपनी पुस्तक लिखी थी, दैट इज दास कैपिटल। उसके बाद क्या है? इंग्लैंड में सामाजिक बीमा योजना सफल है। अमेरिका में जन कल्याणकारी राज्य, जन कल्याणकारी का मतलब ही हो गया कैपिटलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट, समाजवाद। भारतीय संविधान के केंद्र में क्या है? जन कल्याण की बात हम करते हैं। मानवाधिकार हमारी नीति में है पूरी तरीके से, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के स्टेटस को हमको प्राप्त करना है, ना कि मानवाधिकारी कल्याण के राज्य के रूप में। पहले हम अपना कल्याण करते हैं, लेकिन ये हमारी नैतिकता है कि अगर विश्व में ऐसी कोई समस्या है तो हम उसको जरूर टैकल करते हैं, उसमें सहयोग अवश्य करते हैं। तो आंसर शुड बी जन कल्याण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे संविधान में जन कल्याण का मूल आधार है लोक कल्याणकारी राज्य। मैं बार बार बोल रहा हूं, लोक कल्याणकारी राज्य। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी और बेरोजगारी की। अमेरिका में जन कल्याण की प्रकृति जो है वो हमसे ऑब्वियस सी बात है भिन्न होगी। उनका कॉन्सेप्ट अलग है, वो डेवलप्ड हो चुके हैं। उनके यहाँ
उस हिसाब से गरीबी नहीं है जो हमारे यहाँ है। उनकी गरीबी दूसरे तरीके की है, जैसे रंग भेद की गरीबी आप देख रहे हैं, समान अधिकार नहीं है गोरों और कालों के बीच में, जबकि ओरिजिनली अमेरिकन जो हैं वो काले हैं, ध्यान रखिएगा। नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध होना चाहिए। जन कल्याण कार्यक्रम किससे सफल हो सकता है? नियोजन से। बिना नियोजन, प्लानिंग से नहीं हो सकता सफल, नियोजन करना पड़ेगा। समाजवादी राष्ट्रों में कल्याण कार्यक्रम को क्या है? संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, कॉन्स्टिट्यूशनल उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। इनमें नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण की अपेक्षा भौतिक कल्याण पर अधिक बल दिया जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं, क्योंकि पंचवर्षीय प्लूरल है इसीलिए योजनाएं आएगा। सच्चरित पुरुष में आत्म संयम की भावना होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, भावना होनी चाहिए। जन कल्याण की सफलता से समाज में जाति, धर्म और क्षेत्रीय निरपेक्षता की भावना होगी, सभी को समान रूप से लेकर के चलने की भावना होगी। लेकिन निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है संरचना। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, जो चीज, कोई चीज बनाई गई हो, कंस्ट्रक्टेड मतलब निर्मित। हमारी सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर का मुख्य आधार क्या है? हमारा वर्ण व्यवस्था। जीवन यापन, जीवन मतलब कैसे आप लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हो, बिता रहे हो। वर्तमान युग में महंगाई के कारण जीवन यापन जो है वो क्या हो गया है? दूभर हो गया है। आप भी जान रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, उसी को ही एग्जाम्पल बनाया गया है। क्या लिखा है? स्वैच्छिक। मतलब स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से, जो स्वेच्छा से हो, मेरी इच्छा। समाज सेवा एक स्वैच्छिक कार्य, ये वॉलंटरी सर्विस है, मेरी इच्छा है। कामना मतलब मेरी क्या अभिलाषा है, मेरी क्या इच्छा है, मेरी शुभ कामना है कि आप जीवन में सफल रहें। इट इज माई गुड ब्लेसिंग्स। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, आर्थिक, इकोनॉमिक। स्वरोजगार चलाने के लिए सरकार शिक्षित नवयुवकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बैंक के लोन्स के कार्यक्रम होते हैं। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअलिटी, आत्मा संबंधी। आत्म है ना, अध्यात्म, अध्यात्म के द्वारा। भारत में आध्यात्मिक निष्ठा प्रबल है। भारत में आध्यात्मिक पर्यटन भी है, रामायण सर्किट बना हुआ है, बौद्ध सर्किट है, आध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए है। मानवीयता मतलब ह्यूमैनिटी। समाज सेवा क्या है? सर्वोच्च ह्यूमैनिटी है। विवेकानंदा ने भी यही बात कही। क्या आपका जो मानवता है वही ईश्वर की सेवा है। पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म, पूंजी से संबंधित। अमेरिका किसका समर्थक है? कैपिटलिस्ट कंट्री है। घनिष्ठ मतलब बहुत गहरे। श्री कृष्ण और सुदामा क्या हैं? घनिष्ठ मित्र हैं। कार्यान्वयन मतलब इंप्लीमेंटेशन करना, लागू करना। मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन शीघ्रता से हुआ। मंडल आयोग ओबीसी से संबंधित था। उसके बाद जो हमारा आता है लिखा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। कल्याण मतलब वेलफेयर करना, तो उसका क्या होगा? कल्याण का उल्टा क्या हो जाएगा? अकल्याण या विनाश कर देना। विकास का क्या होता है? विनाश कर देना। समाजवाद, सोशलिस्ट, पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट। षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी करना किसी के खिलाफ, मतलब उसके प्रतिकूल व्यवहार करना। हितेषणा मतलब उसके हित की बात करना। न्यूनतम मिनिमम, अधिकतम मैक्सिमम। श्रमिक लेबर, सेवा योजक जो कि उसको नियुक्त कर रहा है, एम्प्लॉयर। चेतना कंसाइंस, चेतना अवेयरनेस। जड़ता बुद्धिहीनता। आय इनकम, व्यय एक्सपेंडिचर। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल। असंवैधानिक क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। संविधानिक संविधान के अनुसार, असंवैधानिक बिना संविधान के प्रतिकूल। भौतिक फिजिकल। पारलौकिक स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, पारलौकिक। दलीय किसी दल से संबंधित ना, किसी पार्टी को फेवर करना। निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट।
जो कि निर्दलीय, आप देखते हैं प्रत्याशी जीत जाता है, तो उसकी बात कर रहे हैं निर्दलीय। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, निम्नलिखित शब्दों में जन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। मैंने आपको बताया था उपसर्ग जो होते हैं शब्दों के प्रारंभ में लग जाते हैं और प्रारंभ में लगकर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, एक नवीन शब्द बना देते हैं। जीवन क्या हो जाएगा, जन जीवन, जनार्दन, दोनों शब्द बनाए। ये देखिए, ये है उपसर्ग। कल्याण, जन कल्याण, मनुष्यों का भला। जन प्लस आंदोलन, जन आंदोलन, जनता का आंदोलन, अन्ना आंदोलन। अन्ना जी का आंदोलन हुआ था ना, मैं उसी से कोरिलेट कर रहा हूं। अन्ना का आंदोलन क्या था, जन आंदोलन था। देखिए, जन फिर आया सामान्य, जन सामान्य, सभी कॉमन पीपल, साधारण व्यक्तियों के लिए। जनसंख्या मतलब आबादी, पॉपुलेशन। जनजाति, जाति था, जन लग गया जनजाति। जाति मतलब कास्ट, जनजाति मतलब ट्राइब्स, असभ्य जातियां। संस्कृति, जन संस्कृति, लोगों की संस्कृति। जनतंत्र, जनतंत्र मतलब प्रजातंत्र, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के 3-3 शब्द बनाएं, पर्यायवाची लिखने हमको। मजदूर, लेबर, लेबर को श्रमिक भी कहते हैं, चाकर भी कहते हैं, कामगार भी कहते हैं, जो काम करने वाला होता है लेबर। शक्ति मतलब पावर, पावर मतलब बल भी कह सकते हैं, ताकत भी कह सकते हैं, शौर्य भी कह सकते हैं। दूध, मिल्क, मिल्क के दूसरे नाम क्या होते हैं, क्षीर, पेय, दुग्ध, सोम। कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, खेती, खेती बाड़ी, काश्तकारी। काश्तकार जो होता है वो कहते हैं किसान को, और काश्तकारी मतलब किसान से संबंधित कृषि। पूंजी, कैपिटल, वही धन, मनी। अर्थ माने भी होता है मनी। क्यों, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल जो हमारा जो 4 बातें कही गई, किस चीज में फोकस करना चाहिए मनुष्य को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वही अर्थ है, अर्थ मतलब पैसा कमाना। फिर द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है लिक्विडिटी, लिक्विड होता है ना, लिक्विडिटी नेचर होती है ना मनी, इसीलिए लोग द्रव्य भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज की पढ़ाई को हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।